नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो 27/7/2025 को जो पेपर हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। आप सभी इस पे 100% विश्वास कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपकी पेपर में पूछा गया था 27/7/2025 को, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पूरा पेपर 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी हिसाब से फिर आप सभी आगे तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले PYQ पर कमांड बना लीजिए आप सभी, उसके बाद फिर आप सभी तैयारी में लग जाइएगा। इससे पहले एक पेपर कंप्लीट करवा दिए थे, उसे भी जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर कर लीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इसरो के तहत आने वाली NSIL का पूर्ण नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए, जब आपसे पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो लास्ट में स्कोर देखिएगा कितना स्कोर किए हुए आप सभी। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो है आपका इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 2019 में इसरो की व्यावसायिक शाखा के रूप में इसे कह सकते हैं कि शामिल किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा आप सभी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। बात समझे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा राव फूले। याद रखिएगा आप सभी, इसी ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। याद रखेंगे आप सभी। 1873 के अप्रॉक्स में ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर गौर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रसिद्ध रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, खेल टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, खेल से क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है। देखिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। बात समझे क्या? तो देखिए, AI का अनुप्रयोग नहीं है। वर्ड प्रोसेसर में स्पेलर चेकर, ये AI का अनुप्रयोग नहीं है, जबकि ये सभी AI का अनुप्रयोग है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर है कि MS Excel 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा। देखिए, आयोग के द्वारा जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका लिया गया है, अपर केस ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझिए क्या? बिल्कुल। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो CSBC इस क्वेश्चन का आंसर माना है। बट हम सभी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते थे, बट जो माना है वही सही हम सभी को लेके चलना होगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन है कि डिस्क थ्रो में पुरुषों की डिस्क का वजन जो होता है यह आपका कितना होता है, बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 2 किलोग्राम लगभग। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि 2.00 किलोग्राम के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सशस्त्र सीमा बल डैश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके लिए मेहनत किया गया है ना, तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए, क्लास तो पूरा करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते आप सभी, लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी और कोई बिहार पुलिस से संबंधित क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे बिहार पुलिस का, बिल्कुल एग्जाम सिलेबस के अनुसार। ठीक है, CSBC का जिस प्रकार से अभी पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है, उसी आधार पर बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सिर्फ PYQ को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्लासेस तो आपका चल ही रहा था, अभी एक फुल लेंथ का क्लास आपको हम अवेलेबल करवाए थे, उसको जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल CSBC के पैटर्न पर वो क्लास है। ठीक है, इसके अलावा 3 और प्रैक्टिस सेट हो चुका था, चैनल पे जाके देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो ये नेपाल और भूटान की सीमाओं पर है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कहानी दहेज प्रथा विरुद्ध विभाग की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है? तो ये आपका कहानी का प्लॉट करती है, याद रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के निम्नलिखित में से सही मिलान करें। भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता दिया गया है। तो यहाँ पर ऊपर आइएगा 9 नंबर में, तो चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, ठीक है। अगर कह सकते हैं कि तैयारी अगर कर लीजिएगा ना तो रिजल्ट आराम से बनाया जा सकता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होता है ना, कटअप भी गिरता है। बात समझे क्या? ज़्यादा हाई कटअप नहीं जाता है। तो अगर बेसिक से अभी शुरुआती से तैयारी करना चालू कर दीजिएगा तो लगभग 6 से 8 माह के अंदर में आपका सिलेबस करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझे? तो उस समय ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना होगा। तो लेखक और पुस्तक दिया गया है, तो यहाँ पर मिलान करना है। अरुंधति रॉय की पुस्तक क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किरण देसाई का पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अरविंद अडिगा का हो जाएगा द वाइट टाइगर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और सलमान रसूदी का हो जाएगा मिडनाइट्स चिल्ड्रंस हो जाएगा, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की सोडियम एसीटेट का जलीय घोल का पीएच मान जो होता है ये आपका 7 से अधिक होता है। 8 और 9 के बीच के अप्रोक्स में, याद रखिएगा। बट ऑप्शन ए लिया गया है, तो बिल्कुल सटीक आंसर होगा इसका। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का मिलान कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है और उसके बाद कॉलम यहाँ पर 2 दिया गया है। देखिए आयोग जो इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखिए इसको मिलान कीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो पहला जो दिया गया है कि इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रभावित होती है, ये आपका हो जाएगा कैथोड पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यानी कि कह सकते हैं कि 1 का आपका सी होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 2 का डी हो जाएगा। उसके बाद विद्युत आवेश की मात्रा जो है ये आपका कूलाम होता है, ये आपका बी हो जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोड जिससे विलय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है, तो ये आपका एनोड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ए हो जाएगा। बात समझे क्या? तो अब देखिए इसका मिलान ऑप्शन में ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप सभी कि इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रभावित होता है वो आपका कैथोड होता है। पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। विद्युत आवेश कूलाम होता है। और इलेक्ट्रोड जिससे विलय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है, वो एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह सकते हैं दमदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? इस तरह का क्वेश्चन पर पकड़ आपका होना चाहिए। बात समझे? अगला है जब क्षेत्रक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर घिसता है, इसमें गति का कौन सा नियम का पालन होता है? तो देखिए जब भी गेंद आया, गेंद को कैच करने के लिए हाथ को पीछे खींचा, तो उससे क्या होता है? पीछे खींचने से उसके हाथ में चोट कम लगता है। बात समझे क्या? बिल्कुल। और ये न्यूटन के किस गति पर कार्य करता है पता है आप सभी को? ये न्यूटन का दूसरा नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा, जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तीसरा नियम में तो क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न है। जितने भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है उसका आंसर हम बताते हैं। इसका पीडीएफ के साथ हम सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट आंसर आप सभी देख लीजिएगा, डी राइट आंसर होगा। और आपसे बनाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा आप सभी। 14 का आंसर देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रानू और नीतू की औसत मासिक आय 4050 है। रानू और गीता की औसत मासिक आय 4150 है। तो रानू और नीतू और गीता की यहाँ पर मासिक आय शायद पूछा गया है। बात समझे क्या? हाँ, मासिक आय 42 जो है, तो रानू की मासिक आय यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आप सभी आंसर बताते हैं तो चीज़ें आप बना लीजिएगा। 3800 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर का ध्यान दीजिएगा, 2500 इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर पर गौर कीजिएगा आप सभी,
इसका सी राइट आंसर होगा 4.1/2। 17 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग 25% होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है। आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में ही, याद रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बात समझिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्लाई द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया गया है कि ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स डैश द 2 चिल्ड्रंस, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2 चिल्ड्रन को चॉकलेट डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान पे क्या सही आंसर आएगा, बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिटवीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बिटवीन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, चलिए आंसर कीजिएगा कि चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन बेफेलो। तो यहाँ पर आपको प्लूरल बताना है बेफेलो का, तो इसका राइट आंसर होगा बेफेलोस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनता है। तो देखिए, मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जो बंध बनता है यह आपका आयनिक बंध बनता है। अगला है कि घर के रोशनदान छत के बाहरी निकट दिया जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलता है। जो वेंटिलेशन देखते हैं उसी को रोशनदान कहा जाता है, क्योंकि जितने भी गर्म हवा होता है ना वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के उससे बाहर निकलता है। बात समझे क्या? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि झिल्ली से बंधी नालिकाओं, पुट्टिकाओं और कुंडकों की एक जटिल प्रणाली है, तो इसे हम सभी किस रूप में जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा, जिसे ER कहा जाता है, या अंतःप्रद्रव्य सालिका के नाम से भी इसे हम सभी जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला है उत्प्लावन बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उत्प्लावन बल को उत्क्षेप के रूप में जानते हैं हम सभी। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम में स्थित है। अगला है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनता है? तो देखिए, कोयला पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। बायोमास, सौर ऊर्जा, हवा, ये सभी नहीं है, जबकि कोयला है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा चावल का प्रमुख उत्पादक, सभी को पता है। किस रेशों को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता जो होती है ये आपका कपास को उगाने के लिए। कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आप सभी, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बात समझे क्या? अच्छा, महात्मा गांधी जी आप सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से कब आया था? 1915 में आया था। पहला सत्याग्रह 1917 में, दूसरा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी करता है। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, 1922 में वापस लिया गया था, पता है क्या? 1924 में बेलगांव अधिवेशन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 30 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, दूसरा वाला। ठीक है, 1931 में ही गांधी और इरविन जी के बीच समझौता होता है। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, और 1948 में महात्मा गांधी जी देश छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बात समझे क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश भंडारण में समृद्ध हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला में समृद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है, बता सकते हैं क्या? पहला है कि सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरों से अवगत कराना, बिल्कुल सही कथन है। संकटग्रस्त प्रजाति सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, यह भी कथन सत्य है। जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसे चिन्हित करना। तीसरा है कि स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, यह भी सत्य कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं कि इनमें से सभी जो है आपका रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य है। जो विलुप्त हो रहा है, खतरा है, उससे अवगत करना प्रजातियों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि जो है ये कौन सा है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, फोटोवोल्टिक का प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो देखिए समुद्र के निकट आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम ये समुद्र के निकट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी, याद रखिएगा। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा यूगोस्लाविया को करना पड़ा था, ध्यान रखिएगा, विभेद का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्तियों को डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तक हम सभी पहुंच चुके हैं। अगर आप सभी को सेशन बढ़िया लग रहा है ना, तो आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा आप सभी, उसके बाद फिर हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी आपके साथ में दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं ना बिहार पुलिस का, ठीक है, तो आप सभी उसके पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल मत रखना है, क्योंकि तैयारी अगर दोनों मिल के कीजिएगा ना तो परफेक्ट तैयारी होगा, ठीक है। कुछ उससे आप मदद लीजिए, आप उसको मदद कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, तैयारी आपका बेहतर होगा। या कह सकते हैं कहीं बैठ के क्यूज कर लिया आप सभी, 4 बंदा बैठे, उसके बाद ये प्रश्न उससे आप पूछ लीजिए, वो प्रश्न आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्यूज बैठ के कर लीजिए, इससे और भी आपका जीके जीएस मजबूत होगा, ठीक है। तो कम से कम ये सभी चीज़ें आप शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर किया कीजिए और बताया कीजिए, आप सभी इतना काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा। अच्छा, पंचायती राज का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 40 में। अच्छा, आप सबको बताना चाहिए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन के 73वां संविधान संशोधन 1992 में कह सकते हैं कि पारित किया गया था और लागू होता है 1993 में, याद रखिएगा आप सभी। 24 अक्टूबर 1993 को पंचायती राज लागू किया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 43 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इन हिंदी। यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है कि ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन ऑफ द आर्म्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम सभी किस तरफ जा सकते हैं? याद रखिएगा सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है कि ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन ऑफ द आर्म्स, ठीक है। तो सभी सोल्जर ने हथियार ले लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर गौर कीजिएगा आप सभी। सी डैश ऑनलाइन फॉर 6 मैथ्स नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, हैज बीन वर्किंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा होगा? वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो साकर्मक क्रिया होगा। वह क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अगर यही कहते कि वह खेल रहा है तो वह क्या खेल रहा है? पता नहीं, फुटबॉल खेल रहा है कि बैट बल्ला खेल रहा है, नहीं पता है ना, नहीं। तो यहाँ पर दे दिया गया कि फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि साकर्मक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन कीजिए। मिनट्स के लिए यहाँ पर बताना है 46 नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यवृत्त, इसका करेक्ट आंसर होगा। लिटमस विलय। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये आपका लाइकेन होगा, लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाइकेन होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिएगा आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि Al और Zn को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, ये ऑक्साइड होते हैं। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अगला है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। भांखड़ा नांगल बांध संबंधित है। देखिए भांखड़ा नांगल बांध की बात किया जाए तो ये सतलज और व्यास नदी से संबंधित है भांखड़ा। अगला है कौन सा तट भारत में पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखिए कोरोमंडल तट ये आपका पूर्वी तट का भाग है, याद रखिएगा इस तट का भाग है, जबकि मालाबार तट, कोंकण तट और कन्नड़ तट ये सभी पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है या कच्चे माल के रूप में लेता है? बता सकते हैं क्या? एल्युमिनियम का याद रखिएगा आप सभी। देखिए बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निकाला जाता है। अगला है कि दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो दक्षिणी बिहार है ना, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1972 में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या आधिकारिक बिहार के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक पदाधिकारी दिया है और शपथ लेने वाला अधिकारी दिया गया है। तो हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद है कि राज्य विधानसभा के सदस्य, जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, इसका शपथ जो है ये राज्यपाल दिलाता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो शपथ के लिए कोई अलग से प्रावधान इसके लिए नहीं किया गया है। तो बात समझे क्या? बिल्कुल। तो फिर से आप सभी को बताते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश यानी कि 1 होगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात किया जाए तो राष्ट्रपति दिलाता है तो 2 हो जाएगा। राज्य विधान सभा के सदस्य को राज्यपाल दिलाता है तो 4 हो जाएगा और लोकसभा के लिए 3 हो जाएगा। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था। तो 2000 में आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बोलिए होगा कि नहीं? याद रख लोगे आप सभी। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2006 में। देखिए जो आपका बिहार जीके है ना, इसको पकड़ लीजिएगा आप सभी, क्योंकि बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार जीके से जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 59 है कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपसे क्या जानते हैं? बता सकते हैं क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में? अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना ही इसका मुख्य कार्य है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला है कि तुलसीदास के विषय में सही कथन। तो सही कथन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कली काल का वाल्मीकि, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति और बुद्ध देव का सबसे बड़ा लोकप्रिय नायक है तुलसीदास। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति ना दे दे? तो ये लगभग 3 माह तक इसे रखा जा सकता है, याद रखिएगा, निवारक निरोध के आधार पर। बात समझे क्या? बिल्कुल 3 माह तक। अगला है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर होगा अंडवाहिका द्वारा। ठीक है, अंडवाहिका द्वारा। अगला है कि किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुणा मुख्य रूप से पाई जाती है?
तो ये आपका एनेलिडा में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देहगुणा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो एनेलिडा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो यौगिक इनमें से नहीं है कौन सा, पता है क्या आप सभी को? तो याद रखिएगा हवा यौगिक नहीं है, मिश्रण है, जबकि जल, काली चूना, संगमरमर यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइकस को, याद रखिएगा, जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है साइकस को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर है 67 कि गोल्गी उपकरण की कमी है। तो देखिए गोल्गी उपकरण की कमी नील हरित शैवालों में, याद रखिएगा आप सभी, गोल्गी उपकरण की कमी होता है। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक हो जाएगा ये सभी अजैविक कारक, जैविक कारक और मनुष्य हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने के लिए अगला है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ये सभी में, स्टेथोस्कोप में, तुरहैया में और मेगाफोन में, ये सभी में उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन बिजली नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, जबकि मिट्टी, पानी, वायु ये सभी प्राकृतिक है। बिजली तो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका प्रमुख नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। कक्ष और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावनाएं हैं? तो देखिए कक्ष और खंबात की खाड़ी में जो है ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध बढ़ते जाता है। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है, तो याद रखिएगा विद्युत सिग्नल में करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, रेटिना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? देखिए वाणिज्यिक कृषि की बात किया जाए तो ये आपका कार्बनिक कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि नहीं है, जबकि वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि ये सभी वाणिज्यिक हैं, जबकि कार्बनिक कृषि नहीं है। ठीक है। स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ था? आसान प्रश्न है, 1764 में। आसान तब है जब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई आसान नहीं है ना? बिल्कुल। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रबड़ किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आएगा, याद रखिएगा। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी धुंध के नाम से जानते हैं। जो धुआं और कोहरा होता है इसके सम्मिलित रूप को धुंध कहते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो यहाँ पर मैग्नीज का खनन किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बालाघाट खान में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा, याद रखिएगा आप सभी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु ऊर्जा डैश एक है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा की बात किया जाए तो ये एक ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? गैर नवीकरणीय है, ना कि ये नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य मतलब अटपटा वर्ड हो जाएगा जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य दोनों आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम नहीं सुना था? वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आनंदी गाना गाती है, सरल वाक्य है। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो सरल वाक्य को जोड़ा गया यहाँ पे। बात समझे? तुम अमित को बुला कर लाओ, ठीक है, ये भी आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला है सुमेलित कीजिए। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक क्या हो जाएगा? कोशिका, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन क्या हो जाएगा? केंद्रक, यानी कि ए हो जाएगा। पुरकेंजे, तो पुरकेंजे क्या हो जाएगा? जीवद्रव हो जाएगा, बी हो जाएगा। और स्वान, स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से समझिएगा, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया, पुरकेंजे ने जीवद्रव और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। राम ने मोहन को देखकर कहा कि भाई बहुत दिन के बाद देखे,
भाई बहुत दिनों के बाद देखे हैं। तो ये रेखांकित शब्द जो है बहुत दिनों के बाद, इसका मुहावरा का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्मक क्रिया है, इसका उदाहरण। पहला है कि सीमा मैराथन में दौड़ती है। तो सीमा मैराथन में क्या दौड़ती है? पैर दौड़ती है, धूल दौड़ती है, पता है क्या? नहीं पता है। सीमा मैराथन में दौड़ती है, तो सीमा मैराथन में क्या दौड़ती है, पता है क्या? पैर लेके दौड़ रही है कि धूल लेके दौड़ रही है? कुछ तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता, यह आकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? बिल्कुल। बाकी बात सारा साकर्मक है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया या समझाया। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या समझाया है? पाठ समझाया है। मंजूरी ने मधुर गीत गाया। तो मंजूरी ने क्या गाया? मधुर गीत गाया है। किस प्रकार का गीत? मधुर गीत गाया है। छात्रों ने अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया है। तो छात्रों ने क्या प्रस्तुत किया है? अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया है। तो ये सभी साकर्मक है, जबकि ये आकर्मक है। उसके बाद देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 85 का। तो ये राइट आंसर होगा पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 तो कॉलम 2 को मिलान कीजिए। पहला है कॉलम 1 कॉलम 2, जगदीश, नमस्ते, ग्रीस और प्रकोप है। दीर्घ, गुण, व्यंजन और विसर्ग संधि दिया गया है। तो इसका आंसर बता सकते हैं। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। यानी कि जगदीश में जो है ये आपका व्यंजन संधि है। उसके बाद फिर आपका नमस्ते में आपका विसर्ग संधि होगा। जब इसको आप कह सकते संधि विच्छेद कीजिएगा नमस्ते में, तो यहाँ पर विसर्ग आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीस में आपका दीर्घ संधि होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। और प्रकोप में आपका गुण संधि होगा, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग कौन होता है? प्रकाश तरंग, यह अनुप्रस्थ होता है। और अनुदैर्घ्य कौन होता है? ध्वनि होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिव पूजन सहाय का जन्म जो हुआ था यह आपका 1893 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, अभिकथन और कारण दिया गया है। पहला अभिकथन जो दिया गया है कि अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की प्रशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। आर वाला जो आपका भी कथन है ये सही है। दूसरा दिया गया कि अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक भाग है जो संवेदी आवेग ग्रहण करके मोटर क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए संदेश भेजता है। नहीं, गलत है। तो आर वाला जो है ये आपका गलत है। जो यहाँ पर अनुमस्तिष्क जो है ये अग्रमस्तिष्क का एक भाग है। तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का नहीं बल्कि ये पश्च मस्तिष्क का होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यही आपका कथन क्या है? बिल्कुल कह सकते गलत है। तो इसमें ए वाला जो है ना वो सही है, लेकिन आर आपका गलत। तो जो अनुमस्तिष्क है वो अग्र नहीं पश्च मस्तिष्क का उदाहरण है। 22वीं दिव्य कला मेला का आयोजन ये कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का। बता सकते हैं कोई क्या? तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में किया गया। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिक ने हेमोफीलिया के उपचार में बड़ी सफलता हासिल की थी। तो ये सफलता क्या था? सफल जीन थेरेपी, जिससे 14 महीने से अधिक समय तक रक्तस्राव के एपिसोडों को समाप्त किया गया था, ठीक है। तो यही एक सफलता प्राप्त किया था। भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्रांस देश के साथ में AI। अगला है निम्नलिखित में से कौन COP26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पंचामृत में सम्मिलित है क्या क्या? 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा तक पहुंच बनाना, ये बिल्कुल है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% पूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा से करने का लक्ष्य, ये भी है। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ये भी बिल्कुल सत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी बात सभी सही है। COP 2026 भारत प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन नंबर 94 है कि विमेला बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया था, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पर्यावरित था, नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में मत लगाइए। 1917
कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो ये आपका निकोलस द्वितीय था। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनपुर पशु मेला, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह का नेता कौन था, तो मोपला विद्रोह का नेता था अली मुसलियार, याद रखिएगा अली मुसलियार। प्रथम महाद्वीप कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था, तो ये आपका 1774 में हुआ था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो ये आपका नील नदी थी, याद रखिएगा। उसके बाद अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों यानी कि प्रांतों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा सूची में शामिल नहीं है, तो देखिए असम ही इसमें शामिल नहीं है, जबकि बिहार होगा, काबुल होगा, अजमेर होगा, जबकि असम नहीं था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाए हैं जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल 2025 में। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर था जो अभी हम दिखाएं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो आप सभी इसे बिल्कुल 1 से 2 बार कवर करके चीज़ें समझ लीजिए, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, किस लेवल का प्रश्न पूछा गया, उसी लेवल का फिर आपको तैयारी करना है। और NCERT और SCERT को पकड़िए आप सभी। ठीक है, बाकी बात हम भी आपको NCERT और SCERT बेस्ड तैयारी करवाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कर लीजिएगा। देखिए बिहार पुलिस के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि ऐप पर आपका क्लासेस लॉन्च हो चुका है बिहार पुलिस के लिए फुल कोर्स, जहां पर आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास सिलेबस के अनुसार करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नोट्स, PDF, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है। तो ऐप पर आप सभी जाके ज्वाइन करके क्लास को कर सकते हैं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन नाम है, ध्यान रखिएगा, युवा शक्ति नहीं, सक्सेस योद्धा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। सक्सेस योद्धा याद रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।